MPSC 002 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्याओं का चैप्टर 7 पर्यावरणवादी उपागम इन्वायरमेंटल अप्रोच को करेंगे। इसके एक्सप्लेन करते हैं हम, इसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। इसमें क्या क्या बताया गया है, उपागम क्या है, क्या क्या सम्मेलन हुए और टिकाऊ विकास क्या है। पर्यावरणवादी उपागम विश्व वातावरण को दूषित किए जाने से रोकने की सोच तथा संकल्प है। यह एक ऐसा उपागम है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पत्ति में आया, जब आबादी तेजी से हुई एवं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक विकास में तेजी आई, औद्योगिकरण में बढ़ावा आया, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बहुत तेजी से बिगड़ा। और तब पर्यावरणवादी उपागम ने पर्यावरण को अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में प्रस्तुत किया। तो इसमें यह बताया गया है कि पर्यावरणवादी उपागम एक ऐसी सोच है जो पर्यावरण को जिनके द्वारा दूषित किया जा रहा है उनको रोकने के लिए यह एक सोच है। यानी एक एक्टिविस्ट टाइप के लोग हैं जो पर्यावरणवादी उपागम को मानते हैं कि हमारे लिए बहुत ही बुरा है अगर पर्यावरण को ठेस पहुंचेंगे, और तो वे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसको अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि यह सभी के लिए महत्वपूर्ण समस्या है, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। और ये कब प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब आर्थिक आबादी में बहुत तेज़ी आई, औद्योगिकरण बहुत तेज़ हुआ, मुक्त बाजार आया और व्यापार में बहुत तेज़ी हुई। जब अचानक से पर्यावरण को बहुत संतुलन बिगड़ा और जैविक विविधता हुई और वायुमंडल में ओजोन परत पर असर हुआ। तो ये सब कारणों के कारण ओजोन परत क्षरण होने लगी और जिससे एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनकर उभरी पर्यावरण। और उसके लिए कुछ कुछ सम्मेलन भी टाइम टू टाइम किए गए हैं। पर्यावरण उपागम के तहत ही बहुत से सम्मेलन किए गए हैं। कुछ सम्मेलन हैं जैसे 1949 में विश्व वैज्ञानिक सम्मेलन लेक सेवंस में किया गया था। उसके बाद 1972 में मानवीय पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में किया गया। फिर 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो रियो डी जेनेरो में किया गया, इसमें 150 देश शामिल थे। फिर ये हर 5 साल में किया जाने लगा। इसमें कहा गया कि हम हर 5 संस्करण में इसे करेंगे और इसमें रिपोर्ट देखेंगे कि हमने पिछले 5 सालों में कितनी गैसों को कम किया है, कितना पर्यावरण को बचाने में कामयाब रहे हैं। तो फिर 1997 में हुआ, उसके बाद उसमें 170 देश थे, 2002 में, 2007 में, ऐसे ही बढ़ते चले गए। फिर 1999 में यानी 1999 में सियाटल सम्मेलन हुआ, इसमें भी पर्यावरण के मुद्दों पर बातचीत हुई। 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन था उसमें एक ऐसी सूची थी, एजेंडा 21 करके एक ऐसी प्रस्तावना थी, एक बुक थी जिसमें 40 अध्याय एवं 800 पृष्ठों का एक दस्तावेज, जिसमें पर्यावरण के विकास के लिए अनेक उपाय, पर्यावरण को कैसे विकसित किया जा सके, पर्यावरण को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, उसको नष्ट करने की जगह उसका विकास कैसे किया जा सके, उसके लिए कुछ उपाय थे उसमें। और वैश्विक ताप वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, जैविक विविधता, जल चक्र संतुलन आदि के बारे में उनको रोकने के लिए भी कुछ न कुछ नियम या कानून लिखे गए थे इस एजेंडा 21 में। तो एजेंडा 21 के बारे में आपके पास पूछा जाएगा आंसर में, क्वेश्चन में, पेपर में, कि एजेंडा 21 क्या है, उसमें कितने, उसके बारे में विस्तृत में लिखिए, क्या किन किन चीज़ों पर उसने बात की थी। फिर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जो जलवायु परिवर्तन के लिए इसे हुआ था, इसमें ओजोन परत पे CFC गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन के कारण ओजोन परत क्षरण हो रही थी, तो उसमें इस सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल में बात की गई थी, जिसमें 160 देश शामिल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन रिक्तता को हानिकारक थी, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल में इसमें बात की गई थी। उसके बाद देखते हैं पर्यावरण विकास विवाद। पर्यावरण और विकास के बीच में विवाद। विकास या पर्यावरण के मध्य वितरित संबंध
सभी देशों के गंभीर विषय है। यानी यहाँ जहाँ विकास होगा वहाँ पर्यावरण को क्षरण किया जाएगा ही जाएगा। तो अगर विकास रुकेगा पर्यावरण बढ़ेगा, पर विकास रोका नहीं जा सकता, क्योंकि हर देश हर राष्ट्र अपने आप को विकसित करना चाहता है, अपने वहाँ पे उद्योग स्थापित करना चाहता है। तो कोई एक ऐसा रास्ता खोजने की सबको ज़रूरत है। ये गंभीर विषय जब भी है कि सभी को ऐसा रास्ता खोजने की ज़रूरत है कि जहाँ पर विकास भी हो और पर्यावरण को भी हानि ना पहुँचे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी समस्या है पर्यावरण क्षय, यानी पर्यावरण का हनन होना। विश्व के प्रत्येक राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी रूप में ऐसा कार्य न करे जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचे। कि कोई भी देश ऐसा कार्य न करे, यानी ऐसी गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन न करे जिससे पर्यावरण को ठेस पहुँचे, या ज़्यादा पेड़ों की कटाई न करे, कम करे, लिमिट में करें, और जिससे कि दोबारा पर्यावरण को विकसित होने में टाइम मिल जाए। अब ऐसा हो रहा है कि नमे पे कि कटाई ज़्यादा हो रही है, उगने में टाइम कम लग रहा है। यानी पेड़ों को बड़ा होने में टाइम कम लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, और कटाई बहुत तेज़ी से हो रही है उन पेड़ों की। पेड़ तो अपनी गति के अनुसार ही जैसे पहले उगते थे वैसे ही उग रहे हैं अभी भी, पर कटाई पहले से अब बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होगी, उनको रहने के लिए स्थान ज़्यादा चाहिए, और वहाँ पर बिल्डिंगें बनेगी, जगह खाली करनी पड़ेगी पेड़ों काट कर। तो उगते कम है पेड़, कटते ज़्यादा हैं आज के टाइम पे, ये इसलिए गंभीर समस्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निरंतर प्रयास पर्यावरण समस्या के समाधान किए जाते हैं। निरंतर समय समय पर जो सम्मेलन किए जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, वे सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, उन पर पर्यावरण पर बात की जाती है, किस देश से कहाँ से कितना प्रदूषण हो रहा है, किसको क्या किस चीज़ में रोक करनी चाहिए, कितनी लिमिट में क्या यूज़ करना चाहिए। इस समय समय पर नियम या कानून बनते रहते हैं। विकास इस प्रकार किया जाए जिससे पर्यावरण को क्षति न पहुँचे। विश्व में पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, कि विश्व में पर्यावरण मेन है, विकास भी मेन है, दोनों ही मेन है, पर आपको दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा। पर्यावरण विविध समस्याओं पर कई बार पर्यावरण जैसी विविध समस्या पर कई बार विचार विमर्श हुआ, महत्वपूर्ण समझौते हुए, अनेक कानूनों का निर्माण हुआ। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पर्यावरण पर राजनीति न की जाए, इस पर बल दिया गया है कि पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण के मुद्दे को लेकर राजनीति न की जाए, जब बल्कि राजनीति के अंदर पर्यावरण पर बात की जाए कि हम पर्यावरण को किस तरह से सुधार सकते हैं। ना कि हम, वही बात होगी, पर्यावरण को लेकर कोई ऐसी ऐसी मजाक या बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, आप करके दिखाइए। समस्या के समाधान हेतु कई कार्य व नियम किए व बनाए जा रहे हैं। ये हो गए टिकाऊ, उसके उसके बारे में, विकास भी और पर्यावरण विवाद के बारे में। फिर इसके बाद है टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास क्या है? ये एक ऐसा विकास है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा तो करता ही है, और आने वाली पीढ़ियों में की आवश्यकताओं को भी सीमित नहीं करता, और इसे टिकाऊ विकास कहलाता है। ये निरंतर चलने वाला विकास है। इसका संबंध मानव के उन सभी पहलुओं जैसे पर्यावरण, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, गरीबी, शांति व सुरक्षा तथा विकास आदि से जुड़ा हुआ है। ये टिकाऊ विकास की परिभाषा। अब है विकास नीति का भ्रम। जैसे मुक्त बाजार, जैसे विकास कहते हैं कि विकास हो गया, विकास हो गया, पर ये एक भ्रम है। विकास नहीं, उल्टा नुकसान हो रहा है गरीबों को, पिछड़े वर्ग को। जैसे कि मुक्त बाजार की नीति थी, जो कि एक विकसित सोच थी कि इससे सभी का मुनाफा होगा, सभी का आसानी होगी, मुक्त बाजार होने से सभी दरवाजे खुल जाएंगे, ट्रेड यानी टैक्स कम लगेगा, आने जाने में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचने में, मुक्त बाजार उसे कहा जाता है। एक देश दूसरे देश से आसानी से माल बेच सकता है, खरीद सकता है। तो इसमें जैसे कि मुक्त बाजार को निरंतर रोकने का यंत्र माना जाता था, लेकिन विकासशील देशों में मुक्त बाजार व्यवस्था अपनाने में अधिक संकट तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। आर्थिक संकट तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। जैसे कि उद्योग, यानी ग्रामीण जो उद्योग, कुटीर, छोटे व्यवसाय थे, वो धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जबकि बढ़नी चाहिए थी, अगर वहाँ पे रोजगार व्यवसाय स्थापित हो रहे हैं, पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो कि किसान लोग उन फैक्ट्रियों में काम नहीं कर पा रहे। ऋण व्यवस्था, यानी ऋण व्यवस्था, जो कि कर्ज लेने की, बड़े बड़े बैंकों से कर्ज लेते थे, वो व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की मनमानी शर्तों में फंसना,
यानी सर जो बड़े बड़े बैंकों से वर्ल्ड बैंक हैं उनसे जब ऋण लेते हैं हम, तो उनका ऋण इतना हो जाता है और हमारी निम्न स्तरीय विकास के कारण हम उनका ऋण नहीं चुका पाते, छोटे देश। और वे उनकी जो मनमानी शर्तें हैं उनके हाथों की कठपुतलियाँ बनकर रह जाते हैं और उनकी कुंजल में फंस जाते हैं। तो ऋण न चुका पाना, वही ऋण नहीं चुका, निम्न स्तरीय विकास के कारण छोटे देश बड़े बैंकों का ऋण नहीं चुका पाते हैं और वो उसके अधीन हो जाते हैं, उन पर कब्जा सा हो जाता है उन देशों पर, उन बैंकों का। वो अपना विकास फिर कभी नहीं कर पाते। पर्यावरण संकट और उत्तर दक्षिण विभाजन। पर्यावरण संकट के उसमें उत्तर दक्षिण विभाजन क्या है? तो उत्तर के वो देश जो विकसित औद्योगिक राष्ट्र हैं वो उत्तर के देश कहलाए, और दक्षिण के वो देश जो विकासशील देश थे उन्हें दक्षिण का देश कहा था। उत्तर दक्षिण का विभाजन का मतलब है उत्तर में, उत्तर की संज्ञा उन देशों को दी गई है जो विकसित हैं, औद्योगिक राष्ट्र हैं, जैसे कि अमेरिका, जैसे ये सबसे ऊपर आता है। और दक्षिण में जो तृतीय वर्ल्ड के जितने भी देश होंगे वे सारे के सारे जो गुट निरपेक्षता की नीति में थे, जो इन दो गुटों में शामिल नहीं हुए थे, वे सारे के सारे दक्षिण में आते हैं, जो कि विकासशील देश हैं और अभी विकसित होने की राह पे हैं। और ये पर्यावरण संकट इस प्रकार से है, जैसे कि विकसित देश तो सम्मेलनों में जो भी दस्तावेज तो उन पर साइन करने के लिए तैयार थे, क्योंकि वे विकसित हो चुके थे और वे सभी गैसों को जो भी उनको कम करने के लिए तैयार थे कि हम इनको यूज कम करेंगे। पर विकासशील देश अभी विकसित होने की राह पर थे, तो वे अभी उस दस्तावेज साइन नहीं करना चाहते थे। वे कहते थे कि तुम देशों ने ही तो इस पर्यावरण को ज़्यादा ठेस पहुँचाई है, हम लोगों के पास तो अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई कि हम इन गैसों के बिना अपना विकास कर सकें और अच्छी तरह विकसित हो सकें। तो इन दोनों के बीच में इसी तरह से उत्तर दक्षिण का विभाजन हुआ ये पर्यावरण संकट को लेकर, कि तुम हमारी मदद नहीं करना चाहते, तुम अभी बैकआउट करना चाहते हो कि हमारा विकास हो गया है और तुम हमें विकसित नहीं होने देना चाहते। बस इसी बात पर ये पर्यावरण संकट और उत्तर दक्षिण विभाजन हुआ। और इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर